अरे दोस्तों, स्वागत है फिल्म जानी में। आज हम डुबकी लगाने वाले हैं कि डिजास्टर थ्रिलर ग्रीनलैंड की कहानी में। यह है एक ऐसे परिवार की जद्दोजहद जो पूरी दुनिया को तबाह कर देने वाली प्राकृतिक आपदा से बचने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल कंस्ट्रक्शन साइट के नजारे से। दो लोग काम में हो रही देरी पर बात कर रहे हैं और साफ दिख रहा है कि जो बॉस है जॉन, वो बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ देर बाद हम उसे गाड़ी चलाते देखते हैं और रेडियो पर एक बड़ी खबर चल रही है, एक विशाल इंटरस्टेलर धूमकेतु जिसका नाम है क्लॉक, जो धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। जॉन एक उपनगरीय घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने से पहले जरा झिझकता है। अंदर उसकी पत्नी एली ट्रेडमिल पर जॉगिंग कर रही है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। साफ है कि उनके रिश्ते में सब ठीक नहीं चल रहा। बातों बातों में जिक्र आता है उनके छोटे बेटे नाथन का, जो अपने बर्थडे पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित है। नाथन जैसे ही आता है अपने पापा को देखकर खिल उठता है। वो उन्हें धूमकेतु ड्राइंग भी दिखाता है जो उसने बनाई है। लेकिन तभी हमें एक अहम बात पता चलती है। नाथन डायबिटिक है, यानी हालात और भी नाजुक हो गए। शाम को तीनों लिविंग रूम में बैठकर न्यूज देखते हैं, जहां वैज्ञानिक बता रहे हैं कि क्लॉक कई बर्फीले टुकड़ों से बना है जो धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर भी लोग ज्यादा परेशान नहीं दिखते। उस रात जॉन वापस घर में शिफ्ट होता है, लेकिन गेस्ट रूम में। अगली सुबह न्यूज में फिर से बताया जाता है कि टुकड़े धरती से टकराएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। पार्टी के लिए जॉन ग्रिल साफ कर रहा होता है, तभी एली उसे स्टोर जाने को कहती है। जॉन नाथन को भी साथ ले जाता है। स्टोर के बाहर पार्किंग लॉट में लोग ऊपर देखते हैं। धूमकेतु साफ दिखाई दे रहा है। अंदर सामान लेते समय जॉन के फोन पर अचानक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है। ये न तो मौसम की चेतावनी थी, न ही कोई टेस्ट, बल्कि एक ऑटोमेटिक मैसेज था जिसमें लिखा था कि वो एली और नाथन को इमरजेंसी शेल्टर में ले जाया जाएगा। अजीब बात ये थी कि स्टोर में किसी और को ऐसा मैसेज नहीं मिला। घर लौटकर एली को पहले तो चेतावनी दिखाई नहीं देती, लेकिन जॉन तुरंत पूछता है कि क्या उसे भी मैसेज आया है। वो इसे मजाक या टेस्ट समझकर टाल देती है, लेकिन जब जॉन उसे बताता है कि उसने आर्मी के ट्रक तेजी से जाते देखे हैं, तो उसकी भी चिंता बढ़ जाती है। दोनों वापस लिविंग रूम में आते हैं, जहां मेहमान टीवी से नजरें गड़ाए बैठे हैं। अटलांटिक महासागर में एक टूरा गिरने का काउंटडाउन शुरू है। 3, 2, 1 और कुछ नहीं। फिर हल्की सी गड़गड़ाहट, पक्षी अचानक उड़ने लगते हैं और अगले ही पल एक जबरदस्त शॉक वेव उन्हें हिला देती है। घर तक कांप उठता है। न्यूज बताती है कि टुकड़ा महासागर में नहीं, बल्कि फ्लोरिडा के एक शहर को पूरी तरह तबाह कर चुका है और झटका हजारों मील दूर तक महसूस हुआ। ऑर्बिटल फुटेज डरावनी है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या और टुकड़े आने वाले हैं? तभी जॉन के फोन पर फिर से प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है। इस बार मैसेज उसके फोन और टीवी दोनों पर एक साथ बजता है। ये मैसेज साफ कहता है, सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार ही शेल्टर में आ सकते हो। साथ में एक खास सिक्योरिटी कोड भी दिया गया था उनके फ्लाइट के लिए। ना पड़ोसी, ना दोस्त, बस वो तीनों। स्वाभाविक है बाकी सब लोग डर के मारे पागल हो जाते हैं। जॉन और उसकी पत्नी एलिसन घबराहट में पैकिंग शुरू कर देते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बेटे नाथन के लिए काफी इंसुलिन रखना जरूरी है। नाथन अपने दादाजी को लेकर परेशान है, जबकि एलिसन घबराहट में खाना समेट रही है और डरावनी न्यूज अपडेट सुन रही है। जॉन नाथन को लेने जाता है, जो एक सिहराने वाली बात कहता है, आसमान में आग लगी है। जब वे ड्राइववे से निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके दोस्तों को वही कॉल नहीं आया। एक दोस्त उन्हें डरावनी खबर देता है, धूमकेतु का एक विशाल टुकड़ा जिसे प्लैनेट किलर कहा जा रहा है, सिर्फ 2 दिन में धरती से टकराएगा। जाते समय एक पड़ोसी भाग कर आता है और उनसे अपनी बेटी को साथ ले जाने की भीख मांगता है। जॉन ना कर देता है, ये सोचकर कि अगर वे उसे ले भी गए तो एयरबेस में उसे अंदर घुसने नहीं देंगे। यही बात कार में जॉन और एलिसन के बीच तनाव पैदा कर देती है। सड़क पर अराजकता है, लोग दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें भारी ट्रैफिक जाम मिल जाता है, तो जॉन तुरंत एक साइड रोड लेता है। रेडियो पर खबर और भी डरावनी है और टकराव हो रहे हैं, जिनमें से कुछ पूरे शहरों को मिटा सकते हैं या इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आखिरकार वे एयरबेस पहुंचते हैं, जो सख्ती से सुरक्षित है। बाहर एक हताश भीड़ को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन ये परिवार अपना बारकोड दिखाकर अंदर चला जाता है। उन्हें पहचान के लिए रिस्ट बैंड दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अपना सारा सामान एक छोटे बैग में पैक करें। तभी मुसीबत आ जाती है। नाथन की इंसुलिन गुम है। जॉन उसे लेने कार की तरफ भागता है, जबकि एलिसन एक सिपाही को अपने गुमशुदा पति के बारे में बताती है, लेकिन अनजाने में नाथन की डायबिटीज का जिक्र कर देती है। ये बड़ी गलती थी। उसे एक सीनियर ऑफिसर के पास ले जाया जाता है, जो ठंडेपन से कहता है, क्रॉनिक बीमारी वाले लोगों को प्लेन में चढ़ने की अनुमति नहीं है, कोई अपवाद नहीं। एलिसन गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे और नाथन को बेस से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर जॉन लौटता है और उसे पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है। वह सोचता है कि एलिसन और नाथन आगे बढ़ गए हैं, इसलिए
सीधे प्लेन की तरफ चला जाता है। वह टेक ऑफ के लिए तैयार एक प्लेन में चढ़ जाता है और एलिसन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब नहीं आता। तभी एक यात्री इंसुलिन देखकर उसे नो क्रॉनिक इलनेस वाले नियम के बारे में बताता है और जॉन के होश उड़ने लगते हैं। घबराकर जॉन प्लेन से उतरने की मांग करता है, लेकिन उसी वक्त बेस में अफरा तफरी मच जाती है। लोग फायरिंग करते हुए अंदर घुस जाते हैं और हालात बिगड़ने के साथ ही जॉन जिस प्लेन में है उसमें अचानक ईंधन का रिसाव शुरू हो जाता है। अब हालात पूरी तरह बिगड़ गए थे। जॉन सबको चिल्लाकर कहता है यहाँ से निकलो और खुद तेजी से भागता है और तभी धड़ाम वो जहाज फट जाता है, जिससे धमाकों की एक लंबी कड़ी शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में जॉन को सबसे बुरी खबर मिलती है। उसके परिवार को इवैक्यूएशन में जगह ही नहीं मिली। उधर एलिसन और नाथन कार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन नाथन की इंसुलिन लगभग खत्म होने वाली है। बेस के बाहर का नजारा पागलपन से भरा है, इसलिए जॉन को वापस आने में वक्त लग जाता है। जब वो आखिरकार कार तक पहुंचता है तो उसे एलिसन का एक नोट मिलता है। वो नाथन को लेकर अपने पिता के घर जा रही है। रास्ते में एलिसन एक फार्मेसी पर रुकती है। नाथन का शुगर लेवल चेक करती है और इंसुलिन ढूंढती है, लेकिन तभी अचानक एक गैंग वहां घुस आता है और बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगता है। एलिसन किसी तरह नाथन को लेकर भाग निकलती है और रास्ते में एक जोड़े से लिफ्ट मिल जाती है जो उसी दिशा में जा रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही माहौल बदल जाता है। वो दोनों अचानक एलिसन को हाईवे पर धक्का देकर निकाल देते हैं, उसका रिस्ट बैंड छीन लेते हैं और नाथन को लेकर भाग जाते हैं। उधर जॉन एक ट्रक में बैठकर उत्तर की तरफ निकल जाता है। सफर में उसकी मुलाकात कॉलिन नाम के शख्स से होती है जो एक रास्ता बताता है। कनाडा जाओ, वहाँ एक पायलट है जो लोगों को मिलिट्री शेल्टर्स में ले जा रहा है, ग्रीनलैंड तक। कॉलिन तो ये भी कहता है अपना परिवार वहीं ले आना, लेकिन मुसीबत वहीं है। एक यात्री जॉन का रिस्ट बैंड देख लेता है और उसे देने की मांग करता है। जॉन मना करता है और फिर जो लड़ाई होती है उससे ट्रक पलट जाता है। कॉलिन की मौत हो जाती है और जॉन को मजबूरी में उस आदमी को मारना पड़ता है जिसने उस पर हमला किया था। उधर नाथन अब भी किडनैपर्स के साथ है जो उसे एक एयरपोर्ट बेस पर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उसे अपने बच्चे के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, नाथन सिपाही से सच बोल देता है, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। फिर क्या था, किडनैपर्स को पकड़ लिया जाता है और नाथन को अंदर ले जाया जाता है। आखिरकार एलिसन भी वहां पहुंच जाती है और हर चेक पॉइंट पर पागलों की तरह नाथन को ढूंढती है और फिर मिल जाता है। उस पर राहत की बारिश हो जाती है। नाथन सुरक्षित है और नर्सेज उसे इंसुलिन दे चुकी हैं। वो एलिसन को दवा और उसके पिता के शहर तक जाने के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी कर देते हैं। इसी बीच थका हारा और बेताब जॉन खाने पानी के लिए एक घर में घुस जाता है। टीवी पर वो खौफनाक खबर देखता है, मुख्य टक्कर अब बीते 1 घंटे से भी कम दूर है। वो कार की चाबी पाता है, सीधे एलिसन के पिता के घर पहुंचता है और देखता है कि वो आराम से ताश खेल रहे हैं, जैसे कुछ हो ही न रहा हो। लेकिन अब न गुस्से का वक्त है न पुरानी बातें निकालने का। दोनों मिलकर तय करते हैं कि एलिसन और नाथन को ढूंढना ही होगा वरना देर हो जाएगी। लंबी और तनाव भरी जुदाई के बाद एलिसन और नाथन एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं और घर फोन करते हैं। जॉन और एलिसन के पिता और उन्हें लेने भागते हैं और आखिरकार परिवार फिर से एक हो जाता है। घर लौटकर जॉन वो राज खोलता है जो अब तक छुपा रखा था। ग्रीनलैंड वाले शेल्टर्स की जानकारी सच है। अगर बचना है तो कनाडा जाकर वहाँ की फ्लाइट पकड़नी ही होगी। वे जल्दी जल्दी सामान समेटते हैं, लेकिन एली के पिता उनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं। वे अपने घर में ही रहने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वे जॉन को सुरक्षा के लिए एक बंदूक थमा देते हैं, दिल से विदा कहते हैं और उन्हें जाते हुए देखते हैं। रास्ते में जॉन और एली फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। आगे एक बैरिकेड लग जाता है और तभी धूमकेतु के टुकड़े आसमान से बरसने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। जॉन तुरंत गाड़ियों की लाइन से हटकर शेल्टर ढूंढने लगता है, जबकि एली पीछे नेथन को अपनी बाहों में ढक लेती है। उन्हें एक पुल के नीचे अस्थायी पनाह मिलती है जहाँ और लोग भी छुपे होते हैं। लेकिन तभी जॉन देखता है कि एक आदमी जलती हुई कार में फंसा है। वह बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए बाहर भागता है। उस रात वे आगे बढ़ते हैं और कनाडा की सीमा पार कर लेते हैं। तभी रेडियो से डरावनी खबर आती है, धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा टकराने वाला है और ये धरती के 75% से ज्यादा जीवन को मिटा देगा। अब समय बिल्कुल नहीं बचा था। जॉन की नजर हवाई पट्टी पर खड़े 2 विमानों पर पड़ती है। वह सीधे एक विमान के सामने गाड़ी रोक देता है, जिसे पायलट को मजबूरी में उड़ान रोकनी पड़ती है। पायलट पहले उन्हें चढ़ाने से मना कर देता है क्योंकि विमान पहले से भरा हुआ है, लेकिन उनकी हालत देखकर वह मान जाता है। ग्रीनलैंड की ओर उड़ते हुए जॉन बेहतर दिनों के सपने देखता है, लेकिन हकीकत का वार तेज होता है। इलाका ठीक ठाक लगता है, तभी एक विशाल टुकड़ा पास के समुद्र में गिरता है और एक जबरदस्त झटका उनकी तरफ पड़ने लगता है। दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। पायलट पूरी ताकत से विमान को हवा में टिकाने की कोशिश करता है और किसी तरह ग्लेशियर पर विमान उतार देता है। पायलट बुरी तरह घायल होते हैं। जॉन दूर एक मिलिट्री विमान को उतरते देखता है। वह अपने विमान के सभी यात्रियों को इकट्ठा करता है और बर्फ पर चलकर उस दिशा में ले जाता है। सेना की एक ट्रक उन्हें उठाकर सीधे शेल्टर की ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन अब वक्त बेहद कम था। प्लेनेट किलर टकरा
टकराने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। सैनिक सबको अंदर गहराई में ले जाने लगते हैं। दरवाजे बंद होते ही विनाश की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। अंधेरे में जॉन की आंखों में बीते दिनों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वो दिन जब वे खुश थे, सुरक्षित थे। 9 महीने बाद शेल्टर के दरवाजे खुलते हैं। बाहर की दुनिया पहचान में नहीं आती। शहर मिट चुके हैं, जमीन पर गहरे घाव हैं, लेकिन हवा में विकिरण नहीं है और धूल बैठ चुकी है। वे बाहर कदम रखते हैं, तभी एक पक्षी आसमान में उड़ता है। ये उम्मीद का इशारा था कि जिंदगी अब भी जिंदा है। दुनिया के अलग अलग कोनों से रेडियो सिग्नल गूंजते हैं, वहाँ और भी लोग बचे हैं और यूं तबाही के बीच उम्मीद अब भी बाकी है।